सालों बीत गए उस रात को, लेकिन वो रात आज भी मेरी आंखों के सामने किसी जिंदा हकीकत की तरह खड़ी है। वो रात जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए एक ऐसा जख्म दे दिया जो कभी नहीं भर सकता। लोग कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन मेरा घाव तो वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। ये कहानी है मेरी एक बेवकूफ़ी की, मेरे अहंकार की और उस गलती की सज़ा की जो मैं आज तक भुगत रहा हूँ। एक ऐसी सज़ा जिसमें हर रात मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं। ये कहानी है रोहन की, यानी मेरी। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। खून गर्म था, दुनिया जीतने का जुनून था और किसी भी चीज़ का डर नहीं था। मेरे दो जिगरी दोस्त थे, समीर और विशाल। हम तीनों की तिकड़ी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। समीर हम में सबसे समझदार और शांत था, जबकि मैं और विशाल हर तरह की शैतानियों और डर में सबसे आगे रहते थे। एक शाम हम कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और माहौल कुछ सुस्त सा था। बातों बातों में शहर की डरावनी जगहों का जिक्र छिड़ गया। किसी ने शहर के बाहर वीराने में बने उस पुराने ईसाई कब्रिस्तान का नाम लिया। कहते थे कि वो कब्रिस्तान 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। लोगों ने वहां परछाइयां देखी थीं, फुसफुसाहटें सुनी थीं और कई बार तो लोगों के बीमार पड़ने की भी खबरें थीं। विशाल ने मजाक में कहा, यार कौन जाता है ऐसी जगहों पर, सब मन का वहम है। मैंने सीना चौड़ा करके कहा, वहम नहीं, हिम्मत की बात है, और हम में तो हिम्मत कूट कूट कर भरी है। क्यों, सही कहा ना? समीर ने टोका, रहने दे रोहन, ऐसी जगहों का मजाक नहीं उड़ाते। बुजुर्ग कहते हैं कि जहां मुर्दे दफन हो उस जगह का सम्मान करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मेरा अहंकार जाग गया। सम्मान? अरे वो तो सब मर चुके हैं, उन्हें क्या पता चल रहा है। मैं तो कहता हूं आज रात चलकर देखते हैं किसकी हिम्मत कितनी है। जो उस कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर एक सेल्फी लेकर आएगा, वो असली मर्द। विशाल तुरंत तैयार हो गया, लेकिन समीर का चेहरा उतर गया। नहीं यार, ये ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात मानो, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। रात के करीब 11 बजे हम तीनों अपनी बाइक पर उस कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। शहर की रोशनी पीछे छूट चुकी थी और हम एक सुनसान अंधेरी सड़क पर थे। दोनों तरफ घने पेड़ थे जो सड़क पर झुककर एक सुरंग सा बना रहे थे। हमारी बाइक की हेडलाइट उस अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिरकार हम उस जगह पहुंचे। एक बड़ी सी जंग लगी लोहे की गेट और टूटी फूटी पत्थर की दीवार ने हमारा स्वागत किया। गेट पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन वो इतना जर्जर था कि एक धक्के में ही चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। घना अंधेरा जिसे चांद की हल्की सी रोशनी भी भेद नहीं पा रही थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी घास और जंगली पौधे उगाए थे। पुराने टेढ़े मेढ़े मकबरे और कब्र पर लगे क्रॉस के निशान अंधेरे में किसी कंकाल की तरह लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी नमी और मिट्टी की सौंधी नहीं बल्कि सड़ी हुई सी गंध थी। एक अजीब सा कान फाड़ देने वाला सन्नाटा था, जिसे सिर्फ झिंगुरों की आवाज और हमारे कदमों की आहट तोड़ रही थी। समीर फुसफुसाया, रोहन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चल वापस चलते हैं। डरपोक, मैंने हंसकर कहा, बस 2 मिनट की तो बात है। हम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम अकेले नहीं हैं। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी में कब्रों पर लिखे नाम और तारीखें दिखने लगी। 1890, 1902, 1915। मैं अपनी बहादुरी दिखाने के लिए सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कब्र की तरफ बढ़ा। वो एक संगमरमर का मकबरा था जो अब काई और धूल से काला पड़ चुका था। उस पर एक नाम खुदा हुआ था, एलिजा फर्नांडिस, 1888, 1908। सिर्फ 20 साल। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, देखो यहाँ आकर भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा। और फिर मैंने वो गलती कर दी, वो घिनौनी अक्षम्य गलती। अपनी अकड़ दिखाने के लिए मैंने जोर से उस कब्र पर थूक दिया। जैसे ही मेरे मुंह से थूक उस कब्र के पत्थर पर गिरा, सब कुछ बदल गया। एक पल के लिए सन्नाटा और भी गहरा हो गया। झिंगुरों की आवाज बंद हो गई, हवा रुक गई और फिर अचानक तापमान तेजी से गिरने लगा। इतनी ठंड कि हमारी सांसों से भाप निकलने लगी। वो सड़ी हुई गंध और तेज हो गई, जैसे कोई ताजा कब्र खोदी गई हो। समीर चीखा, रोहन ये तूने क्या किया? तभी हमें उस कब्र के अंदर से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। एक औरत के रोने की आवाज, पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। वो सिसकी अब एक दर्द भरे विलाप में बदल चुकी थी। हम तीनों के होश उड़ गए। हमारे शरीर में खून जम गया था। हम हिल भी नहीं पा रहे थे।
तभी जिस जगह मैंने थूका था उस पत्थर पर एक गहरा गीला धब्बा उभरने लगा, जैसे पत्थर अंदर से आंसू बहा रहा हो। और फिर वो आवाज, वो चीख में बदल गई, एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो किसी आम इंसान की चीख नहीं थी, वो सालों के दर्द, गुस्से और नफरत से भरी चित्कार थी। हम और एक पल भी वहां नहीं रुके। हम तीनों पागलों की तरह गेट की तरफ भागे। हम गिर रहे थे, उठ रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे। पीछे वो चीखें लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे ठीक पीछे है। जैसे तैसे हम बाइक तक पहुंचे, उसे स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल भागे। दोस्तों, कहानी के इस खौफनाक मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं स्टोरी टाइम 2.0। अगर आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी आपको डर की एक नई दुनिया में ले जाएगी। यकीन मानिए, आगे जो हुआ वो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो बने रहिए, कहानी अभी बाकी है। कहानी वापस शुरू होती है। हम तब तक बाइक भगाते रहे जब तक शहर की जानी पहचानी रोशनी नहीं दिखने लगी। हम तीनों पसीने में लथपथ थे और बुरी तरह हाँफ रहे थे। हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। हम जानते थे कि हमने जो कुछ सुना और महसूस किया वो कोई वहम नहीं था। घर पहुंचकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं कांप रहा था। मैंने बत्ती जलाई रखी और किसी तरह सोने की कोशिश की, लेकिन उस चीख की गूंज मेरे कानों से जा ही नहीं रही थी। अगली सुबह मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश करने लगा कि शायद वो हमारा डर था, हमारा वहम था। मैंने समीर और विशाल को फोन किया। उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहकर बात टाल दी। हम शायद उस हकीकत का सामना नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो रात तो बस एक शुरुआत थी। असली खौफ तो अब शुरू होना था। उस रात के 2 दिन बाद मैं अपने बाथरूम में नहा रहा था। अचानक मुझे शीशे पर भाप से एक औरत की धुंधली सी आकृति बनती हुई दिखी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो गायब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इसे भी अपना वहम माना। लेकिन उसी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मेरी नींद में खलल डाला, तुमने मेरी कब्र को नापाक किया है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेरे बिस्तर के पास जमीन पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे जो बाथरूम की तरफ जा रहे थे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। कभी मेरे कमरे से चीजें अपने आप गिरने लगती, तो कभी बंद टीवी अपने आप चालू हो जाता और उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आती। और सबसे भयानक थी वो चीखें। वो चीखें मुझे कभी भी कहीं भी सुनाई देने लगी। क्लास में बैठे हुए, दोस्तों से बात करते हुए, खाना खाते हुए अचानक मेरे कानों में वो दिल दहला देने वाली चीख गूंजती और मैं तड़प उठता था। मैं हफ्तों तक सोया नहीं था। मेरी आंखें अंदर धंस गई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। मैं हर वक्त डरा सहमा रहने लगा था। समीर और विशाल भी मुझसे दूर रहने लगे थे। उन्हें डर था कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। एक रात हद हो गई। मैं सो रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैंने आंखें खोली तो मेरे सीने पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके कपड़े पुराने, फटे हुए और मिट्टी से सने थे, और उसके बर्फीले ठंडे हाथ मेरे गले पर थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा दम घुट रहा था। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। तभी न जाने कहां से मुझ में हिम्मत आई और मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वो हवा में किसी धुएं की तरह गायब हो गई, लेकिन जाते जाते वो अपनी चीख मेरे कानों में छोड़ गई। मैं बिस्तर से नीचे गिरा और पागलों की तरह रोने लगा। अब मैं समझ गया था कि ये कोई वहम नहीं है। वो आत्मा, एलिजा की आत्मा मेरे पीछे पड़ चुकी थी और वो मुझे मार डालना चाहती थी। नरेटर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उस रात के बाद रोहन यानी मेरे साथ आखिर क्या हुआ और क्या मैं उस भयानक साय से कभी पीछा छुड़ा का या नहीं, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं स्टोरी टाइम 2.0। अगर ये कहानी आपके दिल में खौफ पैदा कर रही है तो सोचिए हमारी बाकी कहानियां क्या असर करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डर की कोई भी डोज आपसे मिस न हो। अब सुनते हैं कहानी का वो अंत जो शायद किसी शुरुआत से भी ज्यादा भयानक है। अगले दिन मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में निकला जो इन चीजों को समझता हो। बहुत पूछने पर मुझे शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बूढ़े पादरी का पता चला। मैं उनके पास पहुंचा। वो एक छोटे से चर्च में रहते थे। मैंने कांपते हुए उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने एक अशांत आत्मा को छेड़ा है। एलिजा की रूह को कभी शांति मिली ही नहीं थी। उसे जिंदा दफना दिया गया था और उसकी कब्र पर थूक कर तुमने उसके जख्मों को फिर से हरा कर दिया है।
अब वो तुमसे बदला चाहती है। मैंने रोते हुए पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पादरी ने कहा, एक ही रास्ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें उसी कब्र पर अमावस्या की रात को वापस जाना होगा। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी सच्चे दिल से। अगर उसने तुम्हारी माफी कबूल कर ली तो शायद वो तुम्हें छोड़ दे, लेकिन अगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो तुम्हें भी अपने साथ उसी अंधेरी दुनिया में खींच ले जाएगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगली अमावस्या में 3 दिन थे। वो 3 दिन मैंने कैसे काटे ये मैं ही जानता हूँ। हर पल मौत का डर। आखिरकार अमावस्या की रात आ ही गई। मैं हिम्मत करके अकेले ही उस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। इस बार डर के साथ मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। शायद मैंने अपना अंत स्वीकार कर लिया था। मैं जब उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो माहौल पहले से 1000 गुना ज्यादा भयानक था। घना, दम घोटे देने वाला अंधेरा, हवा में मौत की खामोशी थी। मैं कांपते कदमों